हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सीडीएस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स यूज अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट वाइल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमें बोली हुई है कि जो लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स होते हैं वो अमोनिया को यूज़ करते हैं, यानी कि NH3 को यूज़ करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स के बारे में, जैसे कि हमारे घरों में जो फ्रिज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यानी कि CFCs का यूज़ होता है। तो ये स्टेटमेंट तो अपने पास ठीक स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट बोली हुई है कि जो अमोनिया है इट कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि ये जो अमोनिया होता है उसको एम्बिएंट टेम्परेचर और लो प्रेशर में लिक्विफाइड किया जाता है। अब अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन 1 है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। बी स्टेटमेंट है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। और डी ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो, हमने बोला कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन अब खुद सोचो कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट में कि अमोनिया को लिक्विफाई किया जाता है एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, इसलिए हम इसको जो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स होता है उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है, मेन जो यहाँ पे रीज़न होता है कि ये जो लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स होते हैं उसमें हम अमोनिया यूज़ करते हैं, वो होती है उसकी कूलिंग कैपेसिटी और उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ना वो स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं। हमने क्या बोला कि ये जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स होते हैं वो अमोनिया को यूटिलाइज करते हैं एज रेफ्रिजरेंट। क्योंकि उसकी हाई एफिशिएंसी होती है। लेकिन जब हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बात करते हैं तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFCs का यूज़ करते हैं और अदर रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं। क्योंकि इसकी लोअर टॉक्सिसिटी होती है और लोअर फ्लेमेबिलिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट थी। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट इसलिए है क्योंकि अमोनिया जो है उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर और रिलेटिवली लो प्रेशर में एज़ कम्पेयर टू अदर रेफ्रिजरेंट। अब देखो, ठीक है कि ये जो अमोनिया की लिक्विफिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसको हम इसीलिए उसको हम यूज़ करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। लेकिन सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज प्लांट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मेन जो प्रॉपर्टी है कि अमोनिया को हम कोल्ड स्टोरेज प्लांट में इसलिए यूज़ करते हैं वो ये है कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लिक्विफिकेशन प्रॉपर्टीज़ तो ठीक है, लेकिन साथ के साथ कूलिंग कैपेसिटी और एफिशिएंसी भी यहाँ पे मेन रोल प्ले करती हैं। तो ये जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर्स चाहिए होते हैं ताकि वो लोअर टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और हम बोलते हैं कि वहाँ पे जो ज़्यादा वॉल्यूम की कूलिंग अप्लाई करनी पड़ती है तो वहाँ पे ये इसके थ्रू हो सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग क्वेश्चन। कॉलम 1 में हमें दे रखा है केमिकल नेम, कॉलम 2 में हमें दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो, केमिकल नेम में है पहला तो अमोनिया। अब अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। ठीक है, तो ये एक इसके साथ जुड़ गया, 2 के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे देखो A के साथ 2 तो एक ही ऑप्शन में दिखा है जो कि है बी ऑप्शन। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। बेंजीन, बेंजीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन लगे हुए होते हैं और डबल बॉन्ड यहाँ पे 3 होते हैं। तो ये जो बेंजीन होता है उसका स्ट्रक्चर बनता है C6H6। तो अमोनिया के साथ था 2, बेंजीन के साथ हो गया C6H6। अगर हम इथाइल अल्कोहल के बारे में बात करें, अल्कोहल यानी कि OH वाला ग्रुप और इथाइल यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट हो गया, तो 2 कार्बन साथ में OH वाला ग्रुप। तो ये किसके साथ जुड़ गया, 4th के साथ। डी है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल का मतलब होता है कि जहाँ पे एक ही कार्बन हो,
ठीक है। और अल्कोहल यानी कि OH वाला ग्रुप, यानी कि D किसके साथ जाके मिल गया, 3 के साथ, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक स्टेटमेंट है। पहला है कि एक लिक्विड फ्यूल है, दूसरा है एनेस्थेटिक इन नेचर, थर्ड है प्रोड्यूस फॉस्जिन, और फोर्थ है फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, ठीक है, इसको ये एनेस्थेटिक होता है नेचर में, क्योंकि ये जो क्लोरोफॉर्म तुमने देखा होगा काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी कि हीरोइन को अगर बेहोश करना हो तो एक डार्क कलर की बॉटल होती है जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म पड़ा हुआ होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं बेहोश करने के लिए, राइट। तो ये एनेस्थेटिक होता है नेचर में, ठीक है। और देखो ये स्टेटमेंट तो ठीक स्टेटमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ठीक स्टेटमेंट आएगी। तो यहाँ पे हमें अभी सेकेंड स्टेटमेंट कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है, ए में देखने को मिल रही है और बी में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे सी ऑप्शन प्रोड्यूस फॉस्जिन। अब यहाँ पे ना एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे मैंने अभी बोला कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ना उसको हमेशा हम डार्क कलर की बॉटल्स में ही रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है यानी कि CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। तो ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में होना क्या शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या होना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे कार्बन, ठीक है, इसके साथ लगा हुआ है एक हाइड्रोजन, साथ में यहाँ पे लगे हुए हैं 3 क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या है, अपने पास क्लोरोफॉर्म है। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है, हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन हो जाएगी अगर सनलाइट होगी तो होगा क्या कि एक हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो रिएक्शन होती है ना, जो बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड का बनता है। तो यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड ही जाएगा, राइट। तो मुझे तो डबल बॉन्ड चाहिए ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से एक Cl भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे ना ये जो HCl है वो बाहर निकल गया और फिर उसकी जगह क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बनेगा COCl2। और ये जो हमारे पास COCl2 होता है ना, इसको हम बोलते हैं फॉस्जिन। ये जो फॉस्जिन होती है ये एक पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर क्लोरोफॉर्म को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ दें तो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ पे बन जाएगा फॉस्जिन। इसलिए हम इसको हमेशा डार्क कलर की बॉटल्स में ही रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये फॉस्जिन भी प्रोड्यूस करता है और साथ में ये एनेस्थेटिक भी होता है नेचर में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी और सी वाला ऑप्शन, ठीक है, यानी कि ये वाला 2 and 3 वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सोर्स ऑफ एल्केन्स आर। अब देखो जब हम एल्केन्स के बारे में बात करते हैं ना, तो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है, इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है इसका जनरल फॉर्मूला। तो ये जो एल्केन्स होते हैं उनका सोर्स क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या फिर मिनरल्स। तो देखो ये जो एल्केन्स होते हैं ना, अब अगर मैं मान लो कोल्स के बारे में बात करूँ तो कोल ठीक है कि उसमें एल्केन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेन जो यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट होता है ना वो होता है कार्बन, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोल के बारे में बात करते हैं ना, वो किसका बना होता है, वो कार्बन का ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो बीच बीच में थोड़े से अमाउंट का यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोकार्बन भी देखने को मिलेगा एज ए इम्प्योरिटी, बट ये मेन बना होता है कार्बन का, यानी कि कोल तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी तुम्हें 1 ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। 2 मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो 3 ऑप्शन तो तुम्हारे वैसे चले गए। एलिमिनेशन मेथड से भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, 2 वाला बनेगा। देख लेते हैं सेकंड क्या अपने पास, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम किसका बना होता है, हाइड्रोकार्बन का। नेचुरल गैस किसकी बनी होती है, हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। मिनरल्स के बारे में बात करें तो मिनरल्स में ना बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हाइड्रोकार्बन तो या फिर एल्केन्स जो होता है वो देखने को हमें उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो मेन जो यहाँ पे
आएगा वो आएगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि चाहे तुम एलिमिनेशन मेथड से करो चाहे तुम वैसे करो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 और 3 यानी कि सेकेंड ऑप्शन। अब इसको भी थोड़ा सा देखो कि जब हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं, ये सारे क्या है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है वो फ्यूल जिनको बनने के लिए ना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, क्योंकि ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं। तो ये देखो कैसे बन रहे हैं, डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर। तो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग एल्केन्स। अगर हम कोल के बारे में बात करते हैं तो ठीक है, कोल के अंदर भी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर मेन चीज़ जो प्रेजेंट होती है वो होती है कार्बन। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सोर्स एल्केन का नहीं होता है। डायरेक्ट सोर्स तो क्या होगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जब हम मिनरल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो मिनरल जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है कि किन्हीं किन्हीं में तुम्हें कार्बन भी देखने को मिल सकता है, बट वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एल्केन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है मैचिंग वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कॉलम 1 है तुम्हारे पास हेलो एल्केन और एरीन वाला, और ये जो कॉलम 2 है वो है इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो अपने पास है आइडोफॉर्म, BHC, फ्रियॉन 14, हेलोथेन्स, पी डाइक्लोरोबेंजीन। इसको ऑप्शंस में ऐसे कर लो। देखो अब अगर तुम्हें नहीं पता है तो थोड़ा बहुत ना एक दो तो देखो, ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अगर तुम इसको नॉर्मली वैसे अगर तुम्हें एक भी आता है ना तब भी तुम्हारे हो सकते हैं। तो ट्राई किया करो कि ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है ना वो अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। जैसे यहाँ पे एक है अपने पास फ्रियॉन 14, तो ये जो फ्रियॉन होता है ना ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बोला जाता है, और ये जो फ्रियॉन 14 होता है ना वो किसका नाम होता है, CF4 का नाम होता है। यानी कि C यहाँ पे किसके साथ जुड़ जाएगा, 1 के साथ। और देखो C में यहाँ पे तुम्हें 1 किस में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे C में 1 तुम्हें सिर्फ B ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बनेगा, B ऑप्शन। लेकिन बाकी सारे भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अपने पास है यहाँ पे आइडोफॉर्म, ये जो आइडोफॉर्म होता है ना वो एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे तुमने टिंचर ऑफ आयोडीन भी सुना हुआ होगा, ठीक है, आइडोफॉर्म भी सुना हुआ होगा। तो होता क्या है, एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं, ये वो दवाइयाँ होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो देखो होता क्या है कि एक होती है एंटीबायोटिक्स, एक होती है एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक जिनको तुम ओरली इंटेक करते हो, और जो एंटीसेप्टिक होती है ना उनको तुम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो। जैसे इवन अगर तुम बात करोगे डेटॉल के बारे में, सैवलॉन के बारे में, सोफ्रामाइसिन के बारे में, तो ये सारे के सारे हम गिनते हैं एंटीसेप्टिक के अंदर। और ये जो आइडोफॉर्म होता है ना ये भी क्या है, एक एंटीसेप्टिक ही है। ठीक है, तो देखो फ्रियॉन के साथ हमने क्या बोला था, 1 CF4, आइडोफॉर्म के साथ क्या यहाँ पे जुड़ गया है, सेकेंड यानी कि एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है अपने पास BHC। ये जो BHC होता है ना ये बेसिकली पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो B वाला देखो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये 5th के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम D के बारे में बात करें, हेलोथेन्स, तो ये जो हेलोथेन्स होते हैं ना ये होते हैं एनेस्थेटिक इन नेचर। जैसे कि अगर ऑपरेशन वगैरह करना है तो उस टाइम पे हेलोथेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या बचा, पी डाइक्लोरोबेंजीन यानी कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है ये मोथ रिपेलेंट होता है, यानी कि जो मोथ्स होते हैं उनको हटाने में हेल्प करता है। तो इस हिसाब से हमारा जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो बनेगा डी वाला ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे इसको भी पढ़ो। देखो हमने जो आइडोफॉर्म के बारे में बात की, आइडोफॉर्म क्या है, CH3 यानी कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 3 यहाँ पे जुड़े हुए हैं आयोडीन। तो ये जो आइडोफॉर्म होता है ना इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये आयोडीन को रिलीज करती है धीरे धीरे। BHC जो है वो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको हम लिंडेन के नाम से भी जानते हैं और ये एक पेस्टिसाइड होता है, टर्माइट्स को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है अपने पास फ्रियॉन 14। ये जो फ्रियॉन 14 होता है इसको CF4 करके लिखते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और ये यूज होता है रेफ्रिजरेंट में। तुमने सुना होगा जो हम रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, ACs यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक हार्मफुल गैस होती है विच इज CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही दूसरा नाम होता है फ्रियॉन। तो फ्रियॉन 14 क्या है, CF4 है। हेलोथेन्स के बारे में जब हम बात करते हैं, हेलोथेन क्या है, CF3CHClBr। ये एक इनहेलेशन एनाल्जेसिक है जिसको सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ किया जाता है। एंड देन है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसको मॉथ बॉल्स
के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत अनप्लेजेंट ऑडर होती है और ये मोथ रिपेलेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने पास मैचिंग वाला ही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे एक तरफ हमने लिखी हुई है फ्यूल गैसेस, एक तरफ है इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अपने पास दे रखी है सीएनजी, कोल गैस, एलपीजी एंड वाटर गैस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ना ये एलपीजी को देखते हैं। ये जो एलपीजी होती है ना, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो देखो नाम से पता लग रहा है कि पेट्रोलियम गैस थी, लेकिन हमने क्या किया, इसको लिक्विफाइड किया हुआ है। ठीक है, कैसे लिक्विफाइड किया? ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके किया। और ये जो एलपीजीज होती है, जो हम घरों में सिलेंडर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ये यूज़ की जाती है। इसके मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हम यहाँ पे बोल देते हैं ब्यूटेन गैस और एक हम यहाँ पे बोल देते हैं प्रोपेन गैस। ये जो ब्यूटेन गैस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 60% के करीब होती है, और जब हम बात करते हैं प्रोपेन की तो अप्रॉक्सीमेटली 40% के करीब होती है। तो देखो यहाँ पे ब्यूटेन और प्रोपेन कहाँ पे देखने को मिल रहा है? सेकेंड ऑप्शन में। तो सी किसके साथ जुड़ जाएगा? यहाँ पे 2 के साथ जुड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सीएनजी देखूँ, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, नाम से देखो नेचुरल गैस थी जिसको क्या किया गया? कंप्रेस। कैसे किया गया? ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके किया गया। ये जो सीएनजी होता है इसके अंदर ब्यूटेन के साथ साथ प्रेजेंट होता है इथेन। तो ये जो सीएनजी है वो किसके साथ जुड़ जाएगी? थर्ड ऑप्शन के साथ जुड़ जाएगी। अगर मैं कोल गैस के बारे में बात करूं तो ये जो कोल गैस है, अब देखो कोल गैस तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एक तो मीथेन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और तब जब तुम वाटर गैस के बारे में बात करते हो तो ये बना हुआ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन यानी कि 1। तो इस हिसाब से ए का है 3, ए का है 3, बी का है तुम्हारे पास 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। सी का है 2 एंड 4 का है यहाँ पर 1 ऑप्शन। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले या चलो इसको भी देखो। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है वो मीथेन और इथेन की बनी होती है, विच आर हाइड्रोकार्बन्स। कोल गैस के बारे में बात करोगे तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। एलपीजी विच इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। और जब हम वाटर गैस के बारे में बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ड्यूरिंग इंडाइजेशन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज टेकन टू गेट rid of pain in the stomach. स्टेटमेंट सेकेंड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेस एंड इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक। ये CDS के 2015 का क्वेश्चन है। अब देखो स्टेटमेंट 1 हमने क्या बोला कि इंडाइजेशन के दौरान जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसको लिया जाता है ताकि स्टमक के पेन को कम किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब भी एसिडिटी होना शुरू होती है ना तो उस टाइम पे देखो एसिडिटी है, एसिडिटी को अगर कम करना है तो हमें क्या खाना पड़ेगा? बेस खाना पड़ेगा। और जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बात करते हैं ना तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो क्या होता है? MgOH ट्वाइस। ठीक है, क्या होता है ये? MgOH ट्वाइस, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये होता है एक माइल्ड बेस। ठीक है, माइल्ड बेस है। अब तुम देखो स्ट्रॉन्ग बेस तो खा नहीं सकते, ईसोफेगस पूरी की पूरी जल जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे माइल्ड बेस लिखते हैं। एसिड था, बेस डाला तो क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, राइट। तो इनडाइजेशन के दौरान ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो कि एक माइल्ड बेस है उसको लिया जाता है ताकि स्टमक के पेन को हटाया जा सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो एक बेस है और वो जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नो मैटर इज कॉल्ड। एक सिस्टम जो कि क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है एनर्जी को सराउंडिंग के साथ बट मैटर को एक्सचेंज नहीं कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो ना यहाँ पे समझो कि हम ना जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना तो देखो हमने क्या बोला? थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनामिक्स। थर्मो वर्ड जो है ना वो हम यूज़ करते हैं जब हम हीट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और ये जो डायनामिक्स है ना वो हम चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हीट के चेंज के बारे में बात करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक अपने पास होता है सिस्टम, ठीक है, साथ में यहाँ पे होता है सराउंडिंग, और ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है ना वो मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके बनाते हैं यूनिवर्स। तो देखो हमने क्या बोला, सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बना रहे हैं, यूनिवर्स बना रहे हैं। अब सिस्टम क्या है, वो प्लेस जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, और सराउंडिंग क्या है, उसके आसपास वाला जितना भी एरिया, और इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। अब जब भी हम बात करते हैं ना सिस्टम के बारे में, तो ये जो सिस्टम होता है ये होता है 3 तरीके का, ठीक है। एक हम यहाँ पे बोलते हैं ओपन सिस्टम। ये जो ओपन सिस्टम होता है ना, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो एक तुमने बीकर लिया, उस बीकर के अंदर तुमने गर्म पानी रख दिया, तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि होगा क्या कि यहाँ से भाप भी निकल रही होगी, यानी कि मैटर का एक्सचेंज भी हो रहा है, और यहाँ पे ये थोड़े देर बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, सॉरी ठंडा हो जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ पे हीट का एक्सचेंज भी है। तो जहाँ पे मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज होता है उसको हम बोल देते हैं ओपन सिस्टम। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्लोज्ड सिस्टम के बारे में, तो क्लोज सिस्टम में हम क्या बोलते हैं कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है, उस बीकर के अंदर मान लो हमने क्या किया, उस बीकर को हमने कर दिया क्लोज। तो अब मुझे बताओ कि वहाँ से क्या मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। जो भी यहाँ पे पानी होगा या जो भी यहाँ पे चीज़ होगी वो बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे ढक्कन जो है वो लगा हुआ है, तो मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तुम हीट के बारे में बात करोगे तो हीट का एक्सचेंज हो जाएगी। जैसे मान लो अगर तुम ठंडा पानी लेके आ रहे हो, तुमने बॉटल का ढक्कन लगाया हुआ है, क्या वो पानी उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा। लेकिन वो जो ठंडा पानी है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दोबारा से आ जाएगा। तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। देन उसके बाद हम बोलते हैं कि सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब भी हम आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास जो ये जो बीकर है ना वो एक ऐसी वॉल का बना हुआ है जो कि हीट को भी नहीं जाने दे रहा है, उसकी ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ से ना ही मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, ना ही यहाँ से हीट का एक्सचेंज हो सकता है। तो देखो हमने क्या बोला, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो वो कौन से सिस्टम के अंदर आता है, वो आता है क्लोज सिस्टम के अंदर। यानी कि यहाँ पे जो आंसर ठीक होगा वो होगा सी, यानी कि अ क्लोज्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि व्हेन अ गैस इज सब्जेक्टेड टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन इट्स गेट्स कूल्ड ड्यू टू। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एडियाबैटिक। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि जहाँ से जो हीट है ना वो बाहर ही ना जा सके। जैसे हमने अभी बात की थी आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमने क्या बोला था कि ना ही हीट का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, ना ही मैटर का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, राइट। तो अब देखो ये क्यों एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जो हमने बीकर यूज़ किया है वो कैसी वॉल्स का बना हुआ है, वो बना हुआ है एडियाबैटिक वॉल का, ठीक है। तो एडियाबैटिक का मतलब है जो कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, ठीक है। तो एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान गैस की वो गैस जो है वो कूल हो जाती है। तो कूल क्यों होगी, फर्स्ट ऑप्शन है कि कोई भी चेंज नहीं होगा एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, थर्ड है डिक्रीज इन वेलोसिटी, एंड फोर्थ है एनर्जी स्पेंट इन डूइंग वर्क। अब देखो यहाँ पे ना एडियाबैटिक का मतलब क्या हुआ कि मेरा ये जो सिस्टम है ना वो देखा जाए तो मेरा सिस्टम यहाँ पे सराउंडिंग का कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहा है, मतलब कि हीट यहाँ से बाहर सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं हो पा रही क्योंकि एडियाबैटिक बोला। फिर उसके बाद हमने बोला कि ये सिस्टम लेकिन कैसा हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा क्यों हुआ होगा, अब यहाँ पे ना दो चीज़ें समझना। एक हम बोलते हैं वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, ठीक है, और एक हम यहाँ पे बोलते हैं वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम।
ठीक है, दो स्टेटमेंट अपने पास क्या है यहाँ पे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो जब हम बात करते हैं ना वर्क इज डन बाय द सिस्टम कि सिस्टम ने काम किया, तो जब सिस्टम काम करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा। एनर्जी बाहर निकालेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दूसरी तरफ है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम कि सिस्टम के ऊपर क्या हुआ है, काम हुआ है। अगर सिस्टम के ऊपर काम हुआ है तो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन था कि सराउंडिंग से सिस्टम में कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं हुआ, लेकिन स्टिल हमारा ये जो सिस्टम था वो ठंडा हो गया। ठंडा क्यों हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे जब उसने काम किया सिस्टम ने तो एनर्जी स्पेंड हुई होगी, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन, एनर्जी स्पेंड इन डूइंग वर्क, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है वो एक एक्सपेंशन है जिसमें कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, और यहाँ पे जो काम हो रहा है वो हो रहा है बाय द सिस्टम। ठीक है, और कैसे हो रहा है, बाय द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी चली गई जिसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ़ अ रेफ्रिजरेटर डोर इज केप्ट ओपन देन, मान लो घर में जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसका डोर खुला रह गया तो उससे क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो कमरा है वो ठंडा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि कमरा जो है वो गर्म हो जाएगा। थर्ड है कि जो कमरा है वो ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। और फोर्थ है कि रूम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब देखो, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर तो ठंडा है, अगर तुम उसको खोल के रखोगे तो रूम भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये देखो, ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है ना वो कैसे काम करता है, जो भी अंदर की हीट होती है ना उसको बाहर निकालता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम कर रहा है कि अंदर की जो भी हीट है उसको वो सराउंडिंग में निकाल देता है। इस तरीके से वो अंदर का जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन करके रखता है। अब मान लो मैंने फ्रिज को खोल के रख दिया तो उसकी वजह से ये जो रेफ्रिजरेटर है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। मतलब वही करेगा कि कॉन्स्टेंटली वो जितनी भी हीट होगी उसको बाहर 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 निकालता रहेगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जो रूम है वो गर्म हो जाएगा। तो अगर तुम रेफ्रिजरेटर का डोर जो है वो ओपन रखोगे तो वो जो रूम है वो क्या हो जाएगा, हीटेड। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम इट्स इंटीरियर, और उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। तो जब तुम डोर को खोल के रखते हो तो जो रेफ्रिजरेटर है वो काम करता रहेगा। वो क्या करेगा, फ्रिज के अंदर की जो हीट है उसको रूम में बाहर निकालता रहेगा, जिसकी वजह से जो नेट हमें चेंज देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलेगा कि रूम का टेम्परेचर बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर द सॉल्यूशन बिकम्स कोल्ड द चेंजेस। हमने बोला कि पानी के अंदर अगर तुम अमोनियम क्लोराइड को डाल दोगे तो सॉल्यूशन बन गया ठंडा। अगर सॉल्यूशन ठंडा बना है यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक। अब देखो, दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं, एक आता है एंडोथर्मिक, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या आता है, एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर। थर्मिक वर्ड किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से। हम यहाँ पे एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक यानी कि एनर्जी। अब मान लो ये है मेरा सिस्टम, ठीक है, और बाहर वाला सारा क्या है, सराउंडिंग है। मैंने बोला एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब ये जो एनर्जी है वो कहाँ पे जा रही है, अंदर जा रही है। अगर एनर्जी यहाँ पे अंदर जा रही है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि सिस्टम के ऊपर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, तो देखो एनर्जी गई अंदर, तो यहाँ पे जो हमें नेट एनर्जी चेंज देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव। क्योंकि खुद सोचो कि जो एनर्जी है वो अंदर गई तो यहाँ पे ओवरऑल चेंज तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने बोला कि एक्सोथर्मिक, ठीक है, कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक अगर मैं बोल रही हूँ तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि हीट जो है वो कहाँ पे गई, अंदर गई। तो यहाँ पे
सॉरी एक्सोथर्मिक यानी कि हीट कहाँ पे गई, बाहर की तरफ गई। तो अगर यहाँ पे हीट बाहर जाएगी तो यहाँ की जो एनर्जी है वो तो कम हो गई ना। तो अगर यहाँ पे एनर्जी कम होगी तो उसकी वजह से नेट जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो अगर मान लो तुमने अमोनियम क्लोराइड डाला पानी के अंदर और सॉल्यूशन ठंडा हो गया है तो चेंज कैसा होगा, चेंज होगा एंडोथर्मिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो यहाँ पे कैलोरी, अर्ग और जूल के बारे में बात की हुई है। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा ये अगर तुम्हें आता होगा तो वहाँ पे करके आ जाओगे पेपर में, नहीं आता होगा तो छोड़ देना। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलोरी, अर्ग और जूल के बारे में। तो याद रखना कि अर्ग जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, फिर उसके बाद आता है जूल, फिर उसके बाद क्या आता है, कैलोरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक होगा वो सी ऑप्शन ठीक होगा। अब यहाँ पे ना ये जो यूनिट्स है ना ये भी अच्छे से याद कर लो कि एक कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.184 जूल के बराबर होती है, और एक जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। तो उसके हिसाब से कैलोरी बड़ी यूनिट है, देन उसके बाद जूल जाएगी, और अर्ग जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम इन केस ऑफ विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बट नॉट ऑफ मैटर। कौन से सिस्टम के अंदर जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो तो होता है बट मैटर का एक्सचेंज यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो एनर्जी हो रही है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे होंगे, यहाँ पे हम क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये ऑप्शन है जेट इंजन, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है टी प्लेस्ड इन स्टील केटल, सी ऑप्शन है प्रेशर कुकर, और डी ऑप्शन है रॉकेट इंजन ड्यूरिंग प्रोपल्शन। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, क्लोज सिस्टम ढूंढना है। तो यहाँ पे तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, एक तो प्रेशर कुकर और एक टी प्लेस्ड इन स्टील केटल। अब देखो प्रेशर कुकर तो हमें पता है कि भाई वो तो सील्ड होगा ही होगा, क्लोज सिस्टम के अंदर आएगा ही आएगा। टी प्लेस्ड इन स्टील केटल तो ठीक है, एक केतली है, केटल है, उसके अंदर तुमने चाय रखी है। अब क्या हमें पता है कि उसका ढक्कन बंद भी किया हुआ है कि नहीं किया, क्या पता उसका ढक्कन ना हो या उसका ढक्कन खुला हुआ हो, तो हो सकता है एक क्लोज ये ओपन सिस्टम के अंदर हो, राइट। तो अगर मैं इन सब में से बेस्ट ऑप्शन चुनूँ तो इन सब में से जो बेस्ट ऑप्शन आएगा क्लोज सिस्टम के लिए वो आएगा प्रेशर कुकर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। बाकी भी देख लो, जब हम जेट इंजन्स के बारे में बात करते हैं ना तो जेट इंजन जो होते हैं वो ओपन होते हैं। ओपन का मतलब ये होता है, ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो एनर्जी का एक्सचेंज भी करवाते हैं सराउंडिंग के साथ और जो मैटर का एक्सचेंज भी कराते हैं सराउंडिंग के साथ। ठीक है, तो ये देखो एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज करवा रहे हैं, कैसे, वो हॉट एयर और फ्यूल को एक्सपेल आउट कर रहे हैं। टी प्लेस्ड इन अ स्टील केटल, ठीक है कि केटल जो है वो क्लोज्ड अपेयर हो सकती है, लेकिन अगर उसका जो ढक्कन है वो कम्प्लीटली सील्ड है तभी, नहीं तो ये जो चाय है वो बड़ी आसानी से इवेपोरेट हो जाएगी, जो उसको क्या बना देगी, एक ओपन सिस्टम बना देगी। फोर्थ है रॉकेट इंजन ड्यूरिंग प्रोपल्शन। तो जब भी हम रॉकेट इंजन के बारे में बात करते हैं तो रॉकेट इंजन क्या करते हैं, हॉट गैसेस को एक्सपेल करते हैं। ठीक है, यानी कि वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, ओपन सिस्टम की तरह एक्ट कर रही है, यानी कि वो एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज करवाएगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे इतने ही क्वेश्चंस। आई होप कि आप सबको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।